आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स और उसका जो चैप्टर नंबर 9 है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ जो अनुप्रयोग है उसके बारे में ये वीडियो है। आज उसकी एक्सरसाइज जो 9.1 उसके सॉल्यूशंस को हम देखेंगे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि पहले आप इसका इंट्रोडक्शन देख करके आए। जब आप इंट्रोडक्शन देखेंगे तो आपको ये सॉल्व करने के लिए बहुत आसानी मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन जो आपका स्क्रीन पर है वो बोलता है कि A circus artist is climbing a 20-meter long rope। एक सर्कस कलाकार है जो कि 20 मीटर लंबी जो रस्सी है उस पर चढ़ाई करता है। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, जिसको कस करके खींचा गया है, एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, और एक जो खंबा है उससे उस रस्सी को बांध दिया गया है। टू द ग्राउंड, जमीन पर। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको पोल की हाइट फाइंड करनी है। इफ एंगल मेड बाय द रोप विद ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, और जो एंगल बना है रोप का जमीन में जो उसको लगा दिया गया है, जमीन में बांधने के बाद पोल के साथ जो एंगल बन रहा है उस रस्सी का वो कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात मैंने बताई थी आप लोगों को, भाई अगर कोई पोल है, कोई बिल्डिंग है, तो उसको कैसे खींचते, सीधी एक लाइन बनेगी। उसके रस्सी कैसे आती है, रस्सी ऐसी टेढ़ी आती है। रस्सी जब भी सर्कस कलाकार क्या होगा, काम करेगा, तो रस्सी ऐसे आएगी। तो रस्सी को हम क्या करेंगे, इस तरीके से ऐसे खींच दिए, और रस्सी यहां पर किससे बांधी गई है, पोल से, और यहां जमीन पर भी बांधी गई है। और यहां पर जो एंगल बन रहा है कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। और जो सर्कस है, सर्कस आर्टिस्ट जो है क्लाइंब कर रहा है, कितने मीटर लंबी रस्सी है वो, 20 मीटर। तो रस्सी यही होगी, तो 20 मीटर लंबी रस्सी। और आपको फाइंड क्या करना है आप बेटा, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो आपको ये फाइंड करना है। तो यहां पर इसका नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। क्लियर हुई बात आपको। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे लेट ए बी इज अ पोल एंड ए सी, AC क्या है, एंड AC इज द लेंथ ऑफ अ रो। हिंदी में लिखेंगे, माना AB एक खंबा है तथा AC रस्सी की लंबाई है। यहीं लिख देता हूं थोड़ा सा मैं, लंबाई है। इतना क्लियर। अब यहां पर और क्या चीज है, अब लिख लो एक बार। ए बी आपको फाइंड करना है जी, ए बी हमको पता नहीं है। एंड जो ए सी है वो कितना दे रखा आपको, 20 मीटर। क्लियर है बात। और एंगल जो आपका ए सी बी है वो कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री। और ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात चलते हैं यहां पर, तो इसको 90 डिग्री ऐसा साइन दिखाना कंपलसरी है। इतनी बात क्लियर। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई जब आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो ये जो पी बी पी एच एच बी, और हिंदी वालों के लिए बताया था ले लो आम ले लो कच्चे कच्चे आम। हिंदी में पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, या पंडित बद्री प्रसाद हाँ हाँ बोले, ये सब आप याद कर सकते हो तरीके। उसके बाद ये सीरियल वाइज साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, हिंदी वाले साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। इतना याद हो गया। अब हमें ये क्या चीज होती है, ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूज, कर्ण होता है। ये हमारा होता है परपेंडिकुलर, जिसको हम बोलते हैं लंब। तो दो साइड्स हैं, एक हाइपोटेन्यूज और एक परपेंडिकुलर है। हिंदी में हाइपोटेन्यूज को कर्ण बोलते हैं और परपेंडिकुलर को लंब यानी कि हल बोलते हैं। तो ये जो H और P का जो रेशियो आ रहा है, H और P, वो किसके अंदर आ रहा है, H और P, ये देखो, या तो साइन में आएंगे या फिर किसके अंदर आएंगे, कॉसेक के अंदर। हिंदी वाले लंब और कर्ण किस में आ रहा है, साइन में या फिर कॉसेक के अंदर आ रहा है। तो आप दोनों में से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा लो, चाहे तो साइन लगाओ या फिर कॉसेक लगाओ। तो आप कौन सा लगाना चाहेंगे,
मैं साइन लगा देता हूं, फिर एक काम करेंगे कॉसेक से भी करके देख लेंगे। इतना समझ में आया? अब यहां पर एक और लाइन लिखनी होती है, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है? ए बी सी। हिंदी में लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। यहां तक बात क्लियर? अब कौन सा लगाएंगे हम? साइन थीटा पहले लगा रहे, कॉसेक से भी आएगा तो साइन लगाते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा पी बाई एच, हिंदी में क्या लेंगे? लंब बटे कर्ण। तो पी बाई एच, और हिंदी वालों के लिए भी यहां पर लिख लो लंब बटे कर्ण। कोई दिक्कत तो नहीं है? साइन, हाँ जी, थीटा कितना गिवन है देखो, 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हम यहां पर पुट कर देंगे। एंड परपेंडिकुलर आपका है ए बी, लंब, और आपका हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण कितना है बेटा? ए सी। इतना क्लियर? अब आप एक काम और कर सकते हैं, ए बी की वैल्यू पता नहीं हमको, तो ए बी निकालना, तो ए बी का ए बी आ गया, और ए सी की वैल्यू हमको पता है 20 है, तो 20 यहां पर लिख दिया। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो हम यहां पर 1/2 लिखेंगे। ए बी आ गया, और ए सी कितना है? 20, तो 20 लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो कितना आ जाएगा जी? ए बी की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ए बी इंटू 2, और 20 1 जार 20, तो ए बी कितना आ गया जी? 20, और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड का अपॉन में 10, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2 से इसको काट लो 10, तो ए बी आपका आ गया 10 मीटर, जो कि क्या है? हाइट ऑफ पोल है ना, खंबे की ऊंचाई है। तो यहां पर हम लिख लेंगे हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। हिंदी में क्या लिखेंगे? खंबे की, या जो खंबे ही बोलते हैं ना इसको, पोल कहां, खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। इतना क्लियर? एक बार हम कॉसेक से भी करके देख लेते हैं। अब जब हम कॉसेक से करके देखते हैं तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या है? एच बाय पी। क्या है? एच बाय पी। तो यहां पर लिखेंगे कॉसेक थीटा, एच बाय पी। हिंदी वाले क्या लिखेंगे कॉसेक को? कर्ण बटे लंब। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब यहां पर लिख लीजिए कॉसेक थीटा कितना दे रखा है जी? 30 डिग्री। हाइपोटेन्यूज कितनी है? क्या है? ए सी। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? ए बी। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? कॉसेक 30 की वैल्यू साइन 30 का उल्टा, तो साइन 30 का 1/2 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2/1, यानी कि केवल 2 रह जाएगा। तो वैल्यूज याद रखना, वैल्यूज का खेल है। तो ए सी हमको दे रखा है 20, तो ए सी की जगह हमने 20 यहां पर पुट कर दिया, और ए बी जिसके नीचे कुछ नहीं होता, एक लगा सकते हैं। तो ए बी की किस में मल्टीप्लाई हो जाएगी? 2 में। ए बी मल्टीप्लाई 2, और 20 की 1 में होगी तो 20, तो ए बी यहीं रह जाएगा 20/2। तो ए बी कितना आ गया जी हमारा? ए बी आ गया 10 मीटर। तो हिंदी में लिख लेंगे, अब खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। एक काम करते हैं, हम दूसरा क्वेश्चन जो है ना, हम नेक्स्ट पार्ट में, अभी थोड़ी देर के बाद देखेंगे, क्योंकि दूसरा पहले से रिलेटेड नहीं है। तो पहले हम वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो पहले क्वेश्चन से रिलेटेड है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होता जाए। उसके बाद हम सेकंड भी देखेंगे। तो फर्स्ट के बाद हम पहले थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड कैसे करना है। थोड़ा सा जो सेकंड वाला है वो अलग है, इसीलिए पहले थर्ड करेंगे एंड फोर्थ करेंगे, फिर देखेंगे सेकंड पर आएंगे हम। आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपनी बुक को लेकर के बैठे, नोटबुक को भी, और क्वेश्चंस को नोट करते जाएं। मैं दोबारा बार बार ये बात रिपीट इसलिए करता हूं क्योंकि लिखने से हमें चीजें समझ में आ जाती हैं। अगर आप केवल वीडियो देखोगे तो बेटा दुनिया भर की वीडियोस अवेलेबल है ना इंटरनेट पे, बहुत सारी हैं। तो अगर ऐसे पढ़ाई समझ में आ जाए तो क्या ही कहना। इसलिए जब तक सेल्फ स्टडी नहीं है, खुद नहीं लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहां बोलता है ए कॉन्ट्रैक्टर plans to install 2 slides for the children to play in a park.
तो एक कॉन्ट्रैक्टर मतलब एक ठेकेदार है जो योजना बनाता है इंस्टॉल करने के लिए दो स्लाइड, मतलब दो झूले को फिसलन पट्टी बोलते हैं ना झूले, तो दो झूले लगाना चाहता है बच्चों के लिए पार्क के अंदर ताकि वो खेल ले। और झूले की फिगर आपके माइंड में आ रही होगी झूला कैसा होता है, अभी बनाएंगे तब भी समझ में आएगा। एंड फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, जो बच्चे 5 साल से कम आयु के हैं, शी प्रिफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो वो ऐसी स्लाइड लगाना चाहती है जिसका जो टॉप है, यानी कि जो उसकी हाइट है जहां से बच्चे चढ़ते हैं, वो 1.5 मीटर का होना चाहिए उसकी हाइट, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और वो जो फिसलन पट्टी है वो कितने डिग्री का एंगल बनानी चाहिए उससे, 30 डिग्री का एंगल बनानी चाहिए कोण। जबकि वेरेस फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए, शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड, मतलब वो स्टीप स्लाइड का मतलब क्या हो गया बेटा, एकदम ढलान जैसा झूला बनाना चाहते ताकि बड़े लोग को, ज्यादा बड़े लोग तो आसानी से झूल लेंगे ना, तो उनको चोट वगैरह नहीं लगेगी, वो समझदार है, तो एकदम स्टीप, एकदम ढलान ज्यादा चाहती है वहां पर वो। और उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, जहां से बच्चे चढ़ेंगे बड़े लोग, 3 मीटर की होनी चाहिए। और एंगल वहां पर कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। एंड द ग्राउंड, ग्राउंड से जो बन रहा है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड्स इन ईच केस, जो हर केस है उसके अंदर जो स्लाइड्स की हाइट है वो आपको बताना होगा कितनी है। तो चलिए जी अब एक काम करते हैं, फिगर बनाते हैं। तो पहला केस का फिगर हम बनाते हैं। ये जहां से बच्चे चढ़ेंगे वो जगह सीढ़ी होती है ना यहाँ पर चढ़ने के लिए, और जो झूला होता है लगभग इस तरीके से आपने देखा होगा कि झूला होता है, यहां से बच्चे फिसलते हैं, ऐसी होता है ना झूला, स्लाइड ऐसी होती है बेटा। ये इन ईच केस लिखा है, अगर किसी को ना तो है, थोड़ी राइटिंग बहुत अच्छी है मेरी, तो उसको ध्यान रख लेना। तो अब देखते हैं पहले वाले केस के लिए, ए केस के लिए, जो बिलो 5 ईयर्स है ना, ए केस मान लेते हैं इसको। तो कितनी है जी हाइट इसकी, 1.5, ये तो 1.5 मीटर का है, तो यहां पर लिख ले 1.5 मीटर। और आपको स्लाइड की लेंथ निकालनी है, और एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, तो 30 डिग्री कर लिया हम लोगों ने। इसका नाम दे दें, कैप नाम दे देते, CAP, ठीक है। तो पहला केस ये हो गया। अब दूसरे केस का हम क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। अब देखिए इसको बनाएंगे तो थोड़ा अलग कलर ले लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा बना लेते हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको, हल्का सा बड़ा बना लेते हैं क्योंकि 3 मीटर का है, और स्लाइड ऐसे ही आएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से हो गया। ये तो 3 मीटर है, और एंगल कितना है जी बड़े बच्चों के लिए, बड़े लोगों के लिए ये दे रखा है 60 डिग्री, तो ये हम बना लेते हैं यहाँ पर 60 डिग्री का। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं 10, TEN, ठीक है, TEN, 10 नाम दे दिया इसको। ये दिख नहीं रहा तो देखो इस तरीके से यहाँ पर TEN। अब क्लियर, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब केस ए को सॉल्व करते हैं पहले। तो यहां पर मैंने केस और केस बी करके इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये ए केस है और ये बी केस है। तो केस ए में हम लिखते हैं अब क्या क्या चीजों की हमको रिक्वायरमेंट है। तो हमको निकालना क्या है, ये स्लाइड की लेंथ निकालनी है, समझ में आ रही बात। और जो एक तरीके से जिस पे बच्चे चढ़ते हैं वो यहाँ पर AC है, और हमको निकालना PB है, और आपको एंगल CPA जो दे रखा है, कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो चलिए अब आप देख लीजिए CP, ये जो CP जो स्लाइड है वो हमें पता नहीं है, ठीक है। और एंगल जो APC या CPA बोलो वो कितना दे रखा है, कितना है जी, केस ए में 30 डिग्री। इतनी बात क्लियर। और बार बार मैं एक चीज बता रहा हूं क्या, कि यहां पर ये पंडित बद्री प्रसाद हाँ हाँ बोले, और आपका एक और क्या है, ले लो आम ले लो, हिंदी वालों के लिए कच्चे कच्चे आम, इसको याद रखना जरूरी है। ये दे रखा है जी कितना, ये निकालना है हमको, और AC हमको गिवन है। तो AC कितना गिवन है जी, 1.5 मीटर।
तो ये परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, और ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, कर्ण होता है। तो कौन सा फॉर्म लगेगा, पी और एच। तो पी और एच के लिए कौन सा लगेगा, साइन लगा लो, कॉसेक लगा लो। अब मैं एक ही लगाऊंगा, पीछे मैंने दोनों लगा के देखा है, किसी भी एक से करो आंसर सेम आएगा। तो हम साइन लगा लेते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल। अब जैसे ट्रायंगल की जगह आप ट्रायंगल का साइन भी बना सकते हैं। ट्रायंगल ना लिखे आप ट्रायंगल का साइन भी बनाएंगे तो भी चलेगा। राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, सी ए पी। तो कैप में हिंदी में लिख लोगे समकोण त्रिभुज सी ए पी में। तो अब कौन सा लग रहा है, साइन लग रहा है हमारा, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच। हिंदी वाले क्या बोलते हैं जी, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा कितना है, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ये सी ए बोलो या ए सी बोलो, ए सी। और हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण कितना है हमारा, पीबी, पीसी। ठीक है, पीसी, और मैंने यहाँ पे सीपी बोलो पीसी बोलो, एक ही बात है, पीसी और सीपी। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ठीक है, 1/2 इसकी वैल्यू होती है। एंड ए सी गिवन है हमको कितना, 1.5। और हमें जो पीसी निकालना है, तो पीसी की वैल्यू हमें पता नहीं है, पीसी निकालना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो बेटा पीसी की 1 से मल्टीप्लाई करो तो पीसी आएगा। अब बेटा 1.5 की हमको 2 से मल्टीप्लाई करनी है। तो कुछ बच्चे तो होशियार होंगे, उनको समझ में आ गया हो कि भाई ये 1.5 है और 1.5 दूनी कितना होता है, 3 होता है, तो 3 मीटर लिख लेंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी जिनको समझ में नहीं आएगा, तो उनके लिए बताता हूं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं पॉइंट में। 2 5 10, 0 कैरी ओवर 1, एंड 2 1 2 और 1 कितने हो गए, 3। यहाँ पॉइंट से पहले कितनी डिजिट, यहाँ मतलब पॉइंट कितनी डिजिट से पहले है, एक डिजिट से पहले, तो यहाँ पर एक डिजिट से पहले एक पॉइंट लगा दो। और 3.0 को हम केवल क्या लिख सकते हैं, 3। 4.0 का तो भी 4, 6.0 होगा तब भी 6 लिख सकते हैं। मतलब पॉइंट के बाद अगर 0 0 आ रहा है तो हम पॉइंट के बाद 0 नहीं लगाते हैं, उसके आगे वाली वैल्यू लिख देते हैं। तो 3 मीटर हमारा आ गया इस स्लाइड का लेंथ। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब केस 2 देखते हैं जी, केस 2। तो यहां पर भी 90 डिग्री बना लू। तो अब आप मेरी मदद कीजिए जी, ये टी एन हमको निकालना है। टी एन हमको क्या नहीं है, पता नहीं है। ये टीई कितना है, 3 मीटर दे रखा है। और एंगल टी एन ई कितना है जी, 60 डिग्री। ये केस बी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। फिर से इसमें ई निकालना है। तो कौन सा केस, पी हमको पता है, एच निकालना है। तो पी बाई एच यानी कि लंब और कर्ण, एल बाई के, तो साइन वाला होता है ना, तो साइन हमारा लगेगा। आप कॉसेक से सॉल्व कर लो, एक बार करके देखना जरूर। तो यहां पर लिखते हैं, फिर से वही लाइन लिखे, इन, तो यहां लिख दिया मैंने, इन राइट एंगल ट्रायंगल टीई एन। अब हमको क्या लगाना पड़ेगा, साइन थीटा, है ना। तो साइन थीटा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हिंदी वाले लंब बटे कर्ण। थीटा की वैल्यू इस बार क्या है जी, 60 डिग्री, तो हम 60 डिग्री लिखेंगे। परपेंडिकुलर क्या है जी इसमें, टीई, और हमारा हाइपोटेन्यूज कितना, कर्ण, टीएन। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो यहां पर लिखेंगे √3/2। टीई हमको कितना दे रखा है, 3, तो 3 लिख लिया। टीएन कितना दे रखा है, पता नहीं है, तो निकालना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो टीएन मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2। तो टीएन कितना हो जाएगा, 3 2 6। अब बेटा √3 इसके नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये बात आप लोगों को 9 में सीख रखे, जब भी रूट नीचे आता है तो रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज कर लीजिए, रैशनलाइज क्या है, जो रूट में वैल्यू होती है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहीं पर वैल्यू देख लो कितनी आ जाएगी, 6√3 हो गए। और यहां पर कितना, अगर √3 से √3 की वैल्यू होगी तो 3 आ गए, और 3 दूनी 6। तो टीएन की वैल्यू कितनी आ गई, 2√3 मीटर। यहां तक समझ में आया। अब इसको एक तरीके से और क्या सॉल्व करते वो बताता हूं मैं। अब बेटा जैसे टीएन इंटू √3 इतना लिखा है ना, तो इसको मैंने इस तरीके से सॉल्व करा है। तो इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए कैसे। तो हमको तरीके पता होने चाहिए कैसे सॉल्व करने हैं। तो यहां लिखते हैं,
यहां मैं लिखता हूं टी एन मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू 3 × 2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक तरीका मैंने रेशनलाइज वाला बताया, हर का परिमेयकरण करके। तो इस बार मैं क्या करूंगा, 3 × 2 और बटे में √3 ऐसे ही लिया, मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, डायरेक्ट लिया है। और इधर रेशनलाइज नहीं कर रहा, देखो कैसे और कर सकते हैं। तो टी एन ऐसी रहा। अब बेटा ये बात आपको पता होगी कि √2 गुणा √2 किसके बराबर होता है, 2 के। √3 गुणा √3 किसके बराबर होता है, 3 के। तो इसका मतलब अगर √5 गुणा √5 है तो वो भी किसके बराबर होगा, 5 के। तो मैं 3 को क्या √3 गुणा √3 नहीं लिख सकता हूं? तो यहां 3 की जगह मैंने क्या लिख दिया, √3 गुणा √3 गुणा 2 और बटे में आ गया √3। तो √3 से √3 कैंसिल, तो टी एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2√3। तब भी ऐसे आएगा आंसर। आया आपको समझ में? और कुछ बच्चे जो थोड़ा रूट वाली संख्याओं में और बिना रूट वाली संख्याओं गुणा करने में थोड़ा सा घबराते हैं, तो मैं उनके लिए यहां पर एक बात और क्लियर कर दूं। अब देखो बेटा, एक रूट वाली संख्या है √3 और एक बिना रूट वाली संख्या है। तो जो बिना रूट वाली संख्या और रूट वाली संख्या की मल्टीप्लाई करते हैं तो बिना रूट वाली संख्या आगे आ जाती है और रूट वाली पीछे हो जाती है, 4√3। तो अब जैसे कि संस्कार आप बताइए, यहाँ 5 गुणा में √5 है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 5/5। यस 5√5। हो गया क्लियर, बिना रूट की और एक रूट की। मान लीजिए 6 और यहाँ पर √3 है, √3 नहीं ऐसे करते हैं, यहाँ √6 और यहाँ पर 2 है, तो पीयूष क्या आंसर आना चाहिए, 2√6। इतनी बात समझ में आ रही है आपको कैसे कैसे करना है? तो इस तरीके से हमको ये चीजें करनी होती है, एक बिना रूट एक रूट का। अब 2 अगर रूट वाली संख्याएं हैं, जैसे मान लो कहीं पर √6 गुणा √6 आएगा और एक जैसी हैं, तो अभी मैंने ऊपर ही बताया ना, यहां पर देखो कि भाई दोनों एक जैसी रूट वाली संख्याएं हैं तो उनको एक ही बार लिखते हैं रूट हटा के। √2 गुणा √2 2 हो गया, तो यहां पर भी √6 गुणा √6 कितना हो जाएगा, 6 हो गया। इतना क्लियर? लेकिन अब रूट वाली संख्याएं अलग अलग है, दोनों रूट में, लेकिन दोनों अलग अलग है। तो 8 और 7 की मतलब दोनों को मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं और वो दोनों का आंसर रूट में ही आएगा। 8 7 56, 8 7 56, तो हमारा आंसर √56 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? एक छोटी सी बात और, अगर 2 अलग अलग रूट वाली संख्याएं हैं, जैसे √2 और ये √6, तो जुड़ेंगी नहीं। तो इसका आंसर केवल यही रहेगा, √2 जमा √6। तो अब जैसे संस्कार, ये √3 है और ये √5 है, तो दोनों के रूट अलग अलग है, जुड़ सकते हैं क्या ये? तो क्या आंसर आएगा, केवल √3 प्लस √5। अब एक जैसे रूट वाले हैं, वो घट भी सकते हैं और जमा भी हो सकते हैं, मतलब ऐड भी हो सकते हैं। जैसे यहां पर लिखा है √5 माइनस 2√5, तो अब ये घट भी सकते हैं जुड़ भी सकते हैं। चलो अभी जोड़ लेते हैं। बेटा इसके आगे तो कुछ नहीं है, तो इसके आगे 1 लगता है, तो हमेशा आगे वाले नंबर जुड़ेंगे, 2 और 1 3, और रूट ऐसे ही आ जाएगा 5। क्लियर हुई बात? अब चमन, यहां पर √3 2 √3 है और यहाँ 5 √3 है, तो पहले तो देखो रूट सेम है, तो क्या जुड़ सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा, 7। हाँ आगे आगे वाले जोड़ने, 7√3। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको थोड़े से क्लियर होने चाहिए। बाकी और चीजें जरूरत लगेंगी तो मैं बताता जाऊंगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले बच्चे ने एक क्वेश्चन किया है, डाउट है उसका, कि उसने बोला है जैसे यहाँ पर 2√3 है और यहाँ पर 5 है, लेकिन ये रूट अलग है, ऐसे ही बोल रहे हो ना? तो बेटा देखो रूट क्या है, अलग अलग है, तो यही तो कॉन्सेप्ट है, रूट अलग अलग है, तो जुड़ सकते हैं क्या? नहीं जुड़े तो ये भी इतना ही रहेगा, जुड़ेगा नहीं बिल्कुल भी। रूट एक जैसे होंगे तो ही जुड़ेंगे, तो ही घटेंगे। क्लियर हो रही है बात? वैसे तो 9th की चीजें हैं, बट क्लियर कर लेना, अगर हो सके तो 9th की वीडियो में आप चले जाना, वहां पर जाकर के सब कॉन्सेप्ट देख लेना, बता रखे हैं। या दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप लोग नोट कर लेना, दोबारा से वीडियो देख लेना, और फिर भी कुछ समझ में अगर आपको नहीं आता तो मुझे कमेंट कर देना। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे जिसके अंदर हम और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।